हम 20वें क्वेश्चन पे हैं। ये कहता है फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन, और पीछे की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा दोबारा बता देना। फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन, मौसम हम यहाँ दो पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चेंजेस का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, सब मतलब इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये तो होती है यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? अनइक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या इक्वल चेंजेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आर्बिट्रेरी मोशन क्या होती है? अब आर्बिट्रेरी लिखा है इसने, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने कल भी बताया था यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। और क्या होता है, उनकी डेरिवेशन वगैरह, ग्राफिकल मेथड भी लागू होता है। और डिफरेंशिएशन मेथड भी इसी में लागू होता है। और इंटीग्रेशन भी होता है। चारों होते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ एक ही होता है। कौन सा होता है वो? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। समझ आ रही बात? अब इन में जो जो काम हुए थे वो आर्बिट्रेरी मोशन में नहीं होंगे। तो इसने कहा है अगर वेलोसिटी एवरेज हम निकालते हैं तो क्या तरीका है? ये कहता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये हम इसमें करते थे यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर निकाला था। तब हमने कैसे किया था? हमने लिखा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लिखा था? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, और डिवाइडेड इनटू में टाइम। तो हमने लिखा था यहाँ v प्लस यू बाई 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में t लिखा था। फिर t की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? v माइनस यू बाई ए, एक बार तो। और एक बार हमने v की वैल्यू रखी थी। v की वैल्यू क्या थी? u प्लस ए टी। अगर v की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया था। और t की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया था? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आ गया था। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी तब क्या किया था? पहले तो यही निकाला था। कैसे निकाला था? ए कैसे होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टी इधर आके गुणा के ये आ गया था। फिर हमने डिस्टेंस वाला फार्मूला निकालना चाहा। दो तरीके से था, या तो v की वैल्यू रख दो ये तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ v डिस्टेंस का हम फार्मूला क्या लेते थे? वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू r वेक्टर t2 माइनस r वेक्टर t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये क्या है?
वेलोसिटी पता है आर वेक्टर t2, इसका मतलब क्या है? t1 इनिशियल टाइम है, t2 फाइनल टाइम है, तो आर वेक्टर ब्रैकेट में t2 है, इसका मतलब क्या है? आर वेक्टर बताता है बेटा हमेशा पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 क्या होगा? टाइम टेकन। फाइनल टाइम में से इनिशियल घटा दिया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और क्या होगा? टाइम टेकन। तो ये ठीक है, ट्रू है ये। पूरे एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। ये हर मोशन के लिए ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म और चाहे नॉन यूनिफॉर्म। सी है यहाँ पे v वेक्टर t इज इक्वल टू v वेक्टर 0 प्लस a वेक्टर t। अब v वेक्टर t का क्या मतलब है बताओगे? क्या मतलब है इसका बेटा? ये बोल रहे कुछ, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और v वेक्टर ब्रैकेट में 0, इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और a वेक्टर क्या है? a वेक्टर क्या है बताना एक बार, या तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें, या तुम बता नहीं पा रहे। ए वेक्टर क्या है? प्रिया, धवनी, ललित, वर्षा, फिर एक्सेलरेशन बोले आ रहा बेटा। तो कौन सा फार्मूला है यो? इसने वेलोसिटी का वेक्टर के रूप में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ये कब लागू होता है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां मोशन कौन सी है? बट एयर मोशन इज क्या है बेटा? आर्बिट्रेरी। तो ये कैसा आएगा? फॉल्स रहेगा। किस में रहेगा? आर्बिट्रेरी में। ये लागू कब होता है? जहां यूनिफॉर्म मोशन होती है। डी दे रखा है इसने आर वेक्टर टी, आर वेक्टर 0, v वेक्टर 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। आर वेक्टर टी क्या है बताओगे? मैंने शुरू में बताया था आर वेक्टर पोजीशन बताता है, यहां भी बताया था। आर वेक्टर t2 क्या होता है? फाइनल पोजीशन, यानी कि t2 लास्ट टाइम था हमारे पास। तो आर वेक्टर t क्या है? पोजीशन एट एनी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, सॉरी एनी टाइम। समझ आ रही बात? ये R0 क्या है?
आर वेक्टर 0 ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है? जब टाइम 0 था, यानी कि इनिशियल पोजीशन। वी वेक्टर 0 क्या है बताओगे? इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। और हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वही होगा ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोल रहे हैं। ये किस में लागू होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन यहाँ मोशन कैसी है? बट हेयर इज मोशन इज कौन सी है बेटा? आर्बिट्रेरी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन मानेंगे हम। तो ये भी क्या है? फॉल्स, ये भी लागू नहीं होगा। यानी इंटीग्रेशन का हर जगह होगा। ई लिखा है इसने, एक्सेलरेशन एवरेज। ये है v वेक्टर t2 माइनस v वेक्टर t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो v वेक्टर t2 क्या है बेटा, बताओगे? सर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और v वेक्टर t1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और नीचे क्या हो गया? टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तो हर जगह लागू है। ठीक है, ये तो ये क्या है? ट्रू है। तो ट्रू कौन कौन सा हो गया? एक तो ई हुआ, और एक क्या हुआ? बी हुआ। बाकी सब क्या है? फॉल्स है। उसके बाद 21वां जो क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, इसमें भी हमने रीड द ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड रीजन के साथ हमने एग्जाम्पल देके उसको ट्रू या फॉल्स बताना है। स्केलर क्वांटिटी is one that is conserved in a process। मैं हिंदी बता देता हूँ। ये कहता है स्केलर क्वांटिटी वो है जो किसी प्रक्रम में कंजर्व का मतलब संरक्षित रहती है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ा था ना, क्या होता है? हिंदी में तो पढ़ा था ना। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या होता है बेटा ये? बताओ कोई भी। ऊर्जा को ना तो बनाया जाता है और न ही इसका विनाश किया जाता है। कुछ आधी स्टेटमेंट ठीक है। और आगे आगे बेटा और कोई बताना चाहेगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना पैदा की जा सकती ना ख़त्म की जा सकती, बट इट कैन चेंज one form to another. फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। किसी रिएक्शन में हम कहते हैं मास कमजोर हो गया, यानी कि क्रिया करने से पहले रिएक्टेंट्स का जो मास था और क्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट्स का मास था वो क्या होता है, सेम होता है, तो हम कहेंगे मास कंजर्व्ड हो गया। कंजर्व्ड का मतलब वो चीज़ सुरक्षित रहती है, बदलती नहीं। तो कहता है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कंजर्व होती है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि कोलिजन क्या होते हैं, टकराव। कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स जो टकराती हैं वो डिफॉर्म नहीं होती, इसमें क्या होता है, डिफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शक्लें बदल जाती हैं, तो इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसमें होती है। तो यहां लिखेंगे, बस एक ही एग्जांपल देना तुमने, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कंजर्वेशन कोलिजन। और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ, क्या कहता है ये कहता है स्केलर क्वांटिटी हम वो कहेंगे जो कंजर्व रहती है किसी प्रोसेस में, लेकिन स्केलर क्वांटिटी एनर्जी होती है, एनर्जी कंजर्व किस में नहीं होती, इनइलास्टिक कोलिजन में नहीं होती। तो लेकिन ये स्केलर है तो ज़रूरी नहीं है कंजर्व हो, ये कहना चाहता था। ये हो गया एग्जांपल। तो ये क्या है, फॉल्स। कारण ये है इसका, बी कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। स्केलर की कहता है नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है। ये कहता है नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए स्केलर की, तो फॉल्स है। फॉल्स कैसे है, टेम्परेचर सुना होगा ना, कैसा है स्केलर, लेकिन हम सोचते हैं अभी -4 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कैसा है, ये भी फॉल्स। सी मस्ट बी डायमेंशनल, ये भी फॉल्स है। डायमेंशनलेस, दिशा रहित। अब लंबा जो मोशन होती है, मोशन में जो डिस्टेंस होती है उसकी डायमेंशंस होती हैं, क्या होती है, L1 होती है ना ये। तो ये भी क्या है, फॉल्स। स्केलर की डायमेंशंस भी होती हैं, हाँ डायरेक्शन नहीं होती, डायमेंशंस तो होती हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। डज नॉट वेरी फ्रॉम, ये भी फॉल्स है। क्या होती है, जैसे ये धरती है और मैं यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेक करना चाहता हूं, या यहां करना चाहता हूं, या यहां करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, अगर इन्फिनिटी से 1 किलोग्राम वजन को उठा के चलूंगा और यहां निकालना चाहता हूं तो यहां तक लेके आऊंगा। यहां तक लाने में किया गया काम, वर्क डन
in moving 1 kilogram from infinity to that point, वो क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन एक ही होते हैं। तो यहाँ कम चलना पड़ेगा, तो यहाँ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी? अलग होगी। धरती पाओगे तो और ज़्यादा चलना पड़ेगा, और उसके अंदर घुसेंगे तो और भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ये बदलती है। डज नॉट वेरी, ये कहता है डज नॉट वेरी, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो ये भी क्या है? फॉल्स। लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? 1 कूलम चार्ज लेके चलते हैं। 1 कूलम चार्ज लेके जितना काम करना है हमने, तो वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, ये ख़त्म भी करना है मेरे को। और E है हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स। विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस। ये ट्रू है। अब ये पेन में मास मान लेते हैं 2 ग्राम है, ठीक है। तो धरती के ऊपर इसको हम किसी भी रेफरेंस में माप लें, इसका मास, इसके अंदर जो क्वांटिटी कंटेंट है वो वही रहेगी। तो ये ट्रू है। तो ये हम बताने थे हमने, ई तक थे ये सारे ट्रू हैं, फॉल्स हैं। तो टाइम कम है बेटा, मैं अब ये और बता देता हूँ, फिर भी मेरे को बात समझ में ना हो तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ एक कहता है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ दिस। इतनी ऊंची पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो पोजीशंस 10 सेकंड में 30 हो जाता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई एयरक्राफ्ट है यहाँ और धरती पे कितना ऊंचा है? यूं 3400। ये धरती है, ये 3400 ऊंचा है। यहां से कोई आदमी इसको देखता है और 30 डिग्री का एंगल जब उसकी आंख पे बन जाता है, तब तक वो यहां से ए से कहाँ जाता है? वो बी पे, और 10 सेकंड में बन जाता है। ये कहता है 10 सेकंड में क्या हुआ? उसने शुरू में हवाई जहाज को देखा, तो एंगल कितना बन गया 10 सेकंड में? 30 डिग्री का। तो कहता है इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है? ए बी। टाइम क्या है? 10 सेकंड। अब ए बी निकालना है तुमने, तो यहां से एक परपेंडिकुलर और डाल लें हम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का। और यहाँ ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 15 का। और अब हमने ये 3400 दिया हुआ है, तो हमने ये ए सी निकालना है पहले। तो देखो ये एंगल है, तो ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है? 10वीं में पढ़ा था नहीं? तो 10 15 क्या हो जाएगा? P बाई बी। 10 15 AC बाई 3400। AC कितना हो गया?
10, 15, 3400 इतना है। BC आएगा, CB 10, 15, 3400। तो AB क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10, 15, 3400 और डिवाइडेड बाय 10। तो ये उत्तर आ गया। 10, 15 की वैल्यू क्या होती है? कैसे निकालोगे? 10, 45 माइनस 30। 10A माइनस B क्या होता है फार्मूला? 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A 10B। तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई रूट 3। इसको सॉल्व करोगे तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 680 गुणा में रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। रही टूर की बात बेटा, मैं वो बता देता हूँ। जो जाएंगे हैं उनका आज या कल में सुहाग साहब का फ़ोन आ लेगा। मैं चंडीगढ़ हूँ और मैं आऊँगा 27 की शाम को। तो अपना जो है फार्म भर के आना है। पेरेंट्स की सहमति का फार्म होता है, और एक मेडिकल होता है बच्चे का। वो मेडिकल तो हम करा लेंगे, लेकिन पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चा जाएगा। और जाने में ये है कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। धवनियार तो पहले भी होके आई हैं। तो जिस भी कोई पेरेंट्स का इशू है तो वो मेरे से बात कराए। और वो प्रिया बेटा, वो मैडम करेगी बात अभी थोड़ी देर में। तो अपना देख लेना जैसा भी। अगर परिवार सहमत हो तो चले जाना, नहीं हो तो मत जाना। ठीक है ना बेटा?